हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग ज्योग्राफी के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 4 में हम लोग हैं, पार्ट 3 की आज हमें बात करनी है। कल के लेक्चर तक हम लोग पार्ट 2 में जो है इस चैप्टर के 2 टॉपिक यानी कि विदरिंग को हम देख चुके हैं। फिजिकल विदरिंग क्या होती है, केमिकल विदरिंग क्या होती है, ये हम समझ चुके हैं और मास मूवमेंट को भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोग जो है इस चैप्टर का जो 3rd पार्ट हम कह सकते हैं दैट इज ग्राउंड वाटर, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा स्प्रिंग्स एंड वेल्स है उसके बारे में बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो ये एफर्ट है और हमारा जिस तरीके का जो प्लेटफॉर्म में ये कोर्स वगैरह चल रहा है, इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, हमें बात करनी है ग्राउंड वाटर से लेकर। ठीक है, ग्राउंड वाटर का मतलब है, आप इस बात को समझिएगा, ग्राउंड वाटर जो है वो ग्राउंड में नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ये ग्राउंड वाटर का मतलब कंफ्यूजन करने के लिए ये वर्ड ऐसा बना हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, पर दिस ग्राउंड वाटर इज नॉट ग्राउंड। ठीक है, ये अंडरग्राउंड है, यानी कि ये जमीन के अंदर है। ठीक है, अब पहले यहाँ पर लिखा गया है कि द होल प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द लैंड, सी एंड एटमोस्फेयर इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, उसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक, द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द एटमोस्फेयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन क्लाइमेट्स आर डेल्ट विद इन चैप्टर नंबर 13 एंड 14। ठीक है, कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो मूव करता है और उसका क्लाइमेट के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये हम लोग जो है चैप्टर 13 एंड 14 यानी कि आप कह सकते हैं कि इस बुक का जो पार्ट 2 है, ठीक है, जहां पर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन को लेकर बातें हैं, वहां पर समझेंगे। सीज और ओशियंस के बारे में जो बात है वो चैप्टर 12 में की गई है। बाकी द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन लैंड एज एन एजेंट ऑफ विदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन इज डेल्ट विद इन दिस एंड द फॉलोइंग चैप्टर्स, स्पेशली चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 में जो है वहां पर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे इसी सब चीजों को लेकर कि जिस तरीके से वाटर एज अ एजेंट काम करता है ऑन दी लैंड। ठीक है, एजेंट ऑफ विदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन। ठीक है, ये 4 फेजेस होते हैं जो हमने बात किए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। बहुत आसान चीजें हैं, आपको बहुत जल्दी से चीजें सब समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले क्या लिखा गया है, व्हेन रेन फॉल्स ऑन द अर्थ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस वेज। ठीक है, जब धरती के ऊपर बारिश पड़ती है, ठीक है, रेन होती है, तो क्या होता है कि जो पानी आता है वो डिफरेंट वेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? सम इज इमीडिएटली इवेपोरेटेड एंड दस रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। ठीक है, यानी कि कुछ तो क्या है कि एकदम से जैसे जमीन पर पड़ा, जमीन गर्म है, वाष्प बन के, वाष्प मतलब भाप बन के कह सकते हैं, वेपर बन के वो सीधे आसमान में उड़ जाएगा इवेपोरेशन के प्रोसेस के। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है, सम इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड ओनली ग्रेजुअली रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, यानी कि कुछ क्या होगा कि जमीन के अंदर जाएगा, ठीक है, जमीन के अंदर जा रहा है, उसमें क्या है कि नीचे प्लांट वगैरह है, तो प्लांट क्या कर रहे हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर वो पानी जो है कुछ समय के बाद प्लांट्स की रूट्स में जाएगा, रूट से स्टेम में जाएगा, इस तरीके से धीरे धीरे मूवमेंट होते हुए फिर वो लीव से बाहर निकल जाएगा ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। तो यहां से भी वो एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इवेपोरेशन जो है वो फास्ट है। ठीक, दूसरा है, मच ऑफ इट फ्लोज डायरेक्टली ऑफ स्लोप्स टू जॉइन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इवेंचुअली रीचिंग द सीज एंड द ओशियंस। ठीक है, उसको बोला जाता है रन ऑफ। इसका मतलब क्या है कि कुछ पोर्शन ऐसा है पानी का जो स्लोप में सीधे बह जाता है। ठीक है, ना तो वो मिट्टी के अंदर जा रहा है, ना वो प्लांट्स में जा रहा है और ना वो इवेपोरेट कर रहा है, वो सीधे सीधे बह जा रहा है और वो कहां चला जा रहा है, स्ट्रीम्स और रिवर्स में जाके वो पानी मिल जा रहा है। उसको बोला जाता है रन ऑफ, या फिर इसका एक और थोड़ा सा स्पेसिफिक वर्ड है सरफेस रन ऑफ। ठीक है, कि सरफेस के ऊपर से पानी बह रहा है, सरफेस रन ऑफ। ठीक, इसके बाद एक और पोर्शन है पानी का जहां वो जाता है, अ कंसिडरेबल प्रपोर्शन ऑफ द वाटर received from the rain or snow however percolates down into the soil and rocks, filling up joints and pore spaces and forming what is known as ground water। ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखी हुई आप देख सकते हैं, इसको ग्राउंड कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज ग्राउंड वाटर। समझ गए आप कि कंसिडरेबल प्रपोर्शन यानी कि काफी मात्रा में पानी ये होता है जो रेन से या जो स्नो से पानी आ रहा है, उसका काफी मात्रा में पानी क्या करता है कि वो सॉइल के अंदर परकोलेट करता है। ठीक, सॉइल है
या हमारे जो रॉक्स हैं उनके अंदर परकोलेट करता है, उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में जो पोर्स होते हैं वो अंदर जाता है और उसके बाद फिर वो वहां पर क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और वो बन जाता है ग्राउंड वाटर। अभी कैसे इकट्ठा होता है, इम्परमिएबल रॉक, परमिएबल रॉक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये 4 फेज समझ गए कि पानी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला तो यह है कि जमीन में पड़ने के साथ ही वो इवेपोरेट हो जाएगा, पहला यह है। दूसरा यह है कि वो जमीन में पड़ेगा, उसको प्लांट्स अब्सॉर्ब करेंगे, फिर वो प्लांट्स में मूव करेगा और फिर प्लांट्स की लीफ से बाहर निकलेगा, ट्रांसपिरेशन। दूसरा यह है। तीसरा आप समझ गए सरफेस रन ऑफ, कि पानी जो है ना तो अंदर जा रहा है ना इवेपोरेट कर रहा है, वो सीधे स्लोप से बह जा रहा है, ठीक है, स्लोप से बह जा रहा है, सरफेस रन ऑफ बन के बह जा रहा है और स्ट्रीम्स और रिवर्स में जाके वो मिल जा रहा है, ठीक। तीसरा यह है। और चौथा यह है कि जो हमारे सॉइल है या जो रॉक्स है उनके अंदर जो जॉइंट्स है या जो पोर्स स्पेसेस है उनके थ्रू पानी जो है अंदर जा रहा है और फिर वो अंदर जाके क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है और उसी पानी को हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ग्राउंड वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in withering and mass movement and is also important as a means of natural water storage, ठीक है। विदरिंग में और मास मूवमेंट में भी ये जो ग्राउंड वाटर है वो अपना रोल प्ले करता है और नेचुरल वाटर स्टोरेज की तरह भी ये काम करता है। उसके बाद ये जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में एंटर करता है बाय द वे ऑफ स्प्रिंग्स। अभी स्प्रिंग्स क्या होता है ये हम देखेंगे। स्प्रिंग्स का मतलब ये है कि जब पानी थोड़ा सा सरफेस में आ जाता है वो स्प्रिंग्स होता है, ठीक है। अभी हम उसको आगे पूरा डिटेल में समझेंगे। स्प्रिंग्स का यहाँ पर अलग से पूरा जो है टॉपिक दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The amount of water available to form groundwater depends to some extent on the climate, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसको समझेंगे कैसे। क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा ग्राउंड वाटर में कितना पानी है, ठीक है, या कितना पानी उसमें जाएगा। कैसे, देखिए, अगर ड्राई क्लाइमेट होगा यानी कि सूखा मौसम है, मच प्रेसिपिटेशन में बी क्विकली इवेपोरेटेड इनटू द ड्राई एटमॉस्फेयर एंड लिटिल मॉइस्चर में परकोलेट इनटू द ग्राउंड, ठीक है। अगर सूखा मौसम है, ड्राई क्लाइमेट है, तो जितना भी प्रेसिपिटेशन आ रहा है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो, ठीक है, जितना भी आ रहा है प्रेसिपिटेशन वो क्लाइमेट ड्राई होने की वजह से क्या होगा, तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा इवेपोरेट हो जाएगा उतना ही पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में कम जा पाएगा। पहली बात आप ये समझ गए। दूसरा है कि जहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, यानी कि जहां पर मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में, आप कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग एयर है उसमें काफी ज्यादा है, ठीक है, जहां पर सरफेस भी जो है वो बहुत ज्यादा गीला है पहले से। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बहुत दिनों तक बारिश पड़ रही है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, देखने के लिए आप इसको खुद परसीव कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी एरिया में बहुत समय तक बारिश पड़ रही है, तो शुरुआती दिनों में क्या होता है, जब पहली पहली बारिश होगी तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो सरफेस के अंदर तुरंत चला जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कंटिन्यूअस बारिश जो है वो 1-2 दिन तक या 3 दिन तक बनी रहती है तो आप उसके बाद देखेंगे कि एरिया में वाटर लॉगिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर मिट्टी के अंदर मॉइस्चर इतना ज्यादा है कि वो पानी को और अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो यही चीज यहां पर समझाई गई है कि अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन है, सरफेस ऑफ द ग्राउंड जो है वो ऑलरेडी मॉइस्ट है, तो पानी क्या है, फिर वो ज्यादा पानी जो है वो सरफेस रन ऑफ की तरह मूव करेगा, ठीक है। उसमें फिर पानी की जो पर्कुलेशन है वो अंदर की तरफ को पानी अंदर नहीं जाएगा, ठीक। तो ये बात आप 2 कंडीशन समझ गए। 2 एक्सट्रीम कंडीशन है, ड्राई क्लाइमेट में ज्यादातर पानी जो है इवेपोरेट कर जाएगा, और ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन है तो पानी क्या हो रहा है कि वो सरफेस रन ऑफ की तरह ज्यादा मूव करेगा अगर स्लोप वगैरह है, और अगर स्लोप नहीं है तो फिर वो वाटर लॉक्ड रहेगा, यानी कि उस पूरे के पूरे एरिया में जो है जल भराव या जल जमाव जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा पानी, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है पानी अंदर? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ठीक। अब अगर तीसरी कंडीशन है, इन मॉडरेटली ह्यूमिड एरियाज। मॉडरेटली ह्यूमिड एरियाज का मतलब है जहां पर रन ऑफ एंड सिंक्स टू द ग्राउंड, जहां पर दोनों चीज होंगी, मतलब थोड़ा बहुत पानी रन ऑफ भी जा रहा है, थोड़ा बहुत ग्राउंड के अंदर भी जा रहा है, दोनों चीजें हो रही है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ द रेनफॉल ऑब्जर्व्ड एज ग्राउंड वाटर मे डिपेंड ऑन द सीजन ऑफ द ईयर। तो वही बात है, सीजन के ऊपर निर्भर कर सकता है। अगर गर्मियों के दिनों में होगा तो आप समझ सकते हैं कि पानी ज्यादा इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। अगर बरसात के सीजन में होगा जिस समय वैसे ही ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि ज्यादा पानी जो है वो अंदर नहीं जाएगा, वो वाटर लॉक्ड रह सकता है, या फिर अगर स्लोप के में है तो पानी जो है सरफेस रन ऑफ की तरह फ्लो कर सकता है, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली, हाउएवर इज द नेचर ऑफ द रॉक्स एंड हाउ इजीली दे अब्सॉर्ब एंड रिटेन वाटर, ये भी इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि रॉक्स कैसे हैं और वो कितना ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब और रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस रॉक्स एंड सॉइल्स डिफर ग्रेटली इन देयर पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी। यहां पर 2 वर्ड दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों के लिए। एक है पोरस और दूसरा है परमिएबल, यानी कि पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी, ठीक है। यहां पर आपको ऊपर ये चीज दिखाई भी गई है, देखिए इसको आप थोड़ा सा डायग्राम यहां पर देख सकते हैं, फिर नीचे हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। यह है पोरस रॉक, एग्जाम्पल दिया गया है लाइमस्टोन। यह है परमिएबल और परवियस रॉक, ठीक है। परमिएबल और परवियस एक ही चीज है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है ग्रेनाइट, ठीक है। इसको समझते हैं, देखिए क्या है।
और इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए यहां पर पहले कि पोरस रॉक जो है उसमें क्या हो रहा है कि जो रॉक्स है उसके बीच में पोर्स है, ठीक है, और उन पोर्स से पानी जो है वो बह रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके की पोर्स स्पेसेस वगैरह, और यहां से इस तरीके से पानी जो है वो जा रहा है, ठीक है। दिस इज अबाउट योर पोरस रॉक। और सिमिलरली आप देख सकते हैं जो हमारा परमिएबल रॉक है या फिर जो परवियस रॉक है, इसमें क्या है, जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर है, इसमें इस तरीके से जॉइंट्स है, तो उसके थ्रू फिर पानी यहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर प्रेजेंट एंड द डेप्थ एट विच इट लाइज इज गवर्न बाय दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से यानी कि परमिएबिलिटी से और पोरोसिटी से ये पता लगेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है और कितनी डेप्थ पर यानी कि कितनी गहराई पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए पोरस रॉक्स के बारे में यहां पर लिखा गया है, ये उस तरीके के रॉक्स होते हैं लाइक सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन विच हैव मैनी पोर स्पेसेस बिटवीन द ग्रेन्स, ठीक है, यानी कि इसके जो ग्रेन्स है या जो आप कह सकते हैं कि रॉक्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे रॉक बना हुआ है उसके बीच में काफी ज्यादा क्या है, पोर स्पेसेस है, ठीक है। तो वाटर इज इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय सच रॉक्स एंड मे बी स्टोर्ड इन पोर स्पेसेस। तो इसमें हम ऊपर देख ही रहे हैं क्या हो रहा था कि पानी जो है वो बड़ी आसानी से क्या कर रहे हैं, पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इनके जो पोर स्पेसेस है उनमें पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो जा रहा है, ठीक। इसके बाद जो दूसरे टाइप के रॉक हैं दैट इज योर परमिएबल या फिर परवियस रॉक्स। इनमें क्या है, विच अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम इजीली, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है कि पानी जो है वो स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं वाटर इज स्टोर्ड इन दी पोर स्पेसेस, और यहां पर क्या हो रहा है कि वाटर इज पास थ्रू देम इजीली, यानी कि इनके थ्रू जो है वो पानी बह जा रहा है, पास कर जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इनमें क्या है, रॉक्स एंड इन रॉक्स में क्या है, जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स है जिनके थ्रू पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर जा रहा है। दस मोस्ट पोरस रॉक्स आर ऑल्सो परमिएबल। ज्यादातर पोरस रॉक्स जो है वो परमिएबल भी होते हैं, लेकिन कुछ रॉक्स ऐसे हैं जो पोरस है बट परमिएबल नहीं है, ठीक है। अंतर आप समझ गए। पोरस का मतलब है कि जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या है, पोर्स है, यानी कि स्पेसेस है, उसके थ्रू पानी जा रहा है और वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। और परमिएबल रॉक्स या परवियस रॉक्स का मतलब यह है कि जिसमें बीच में जॉइंट्स है या फॉल्ट्स है और उनके बीच में क्या हो रहा है, क्रैक्स है, पानी फ्लो कर रहा है और वो पानी उसके थ्रू निकल जा रहा है बाहर, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि ज्यादातर जो पोरस रॉक्स हैं वो परमिएबल भी होते हैं, लेकिन कुछ पोरस रॉक्स ऐसे भी हैं जो इम्परमिएबल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें क्ले इज हाईली पोरस सिंस इट इज मेड अप ऑफ इन्यूमरेबल वेरी फाइन पार्टिकल्स विद पोर स्पेसेस बिटवीन देम, इट thus absorbs a great deal of water. However, the pore spaces are so small that the water does not move easily through the rocks, which is thus impermeable, ठीक है। अब आपने इसको एग्जांपल के तौर पे आप इसको देखिएगा, दो चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब मैं आपको वैसे जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। आप देखिएगा सैंड और आप देखिएगा सॉइल, ठीक है, यानी कि मिट्टी और रेत। अगर आप मिट्टी में पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी जो है गीली हो जाती है, मिट्टी में से पानी ऐसा बाहर नहीं निकलता पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन आप अगर सॉइल जो सैंड है यानी जो रेत है उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, उसके पार निकल जाएगा। गीली जरूर हो जाएगी लेकिन सैंड एक तरीके से मिट्टी का जैसा टेक्सचर उसका नहीं होगा। मिट्टी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्टिकी सी हो जाएगी, लेकिन सॉइल इस तरीके की जो सैंड है उस तरीके की स्टिकी नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको आप जस्ट इससे रिलेट कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि पानी अंदर जा रहा है, मिट्टी में क्या हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है और वो स्टोर हो जा रहा है, ठीक। लेकिन जो सैंड में आपको बता रहा हूं, सैंड में क्या हो रहा है कि पानी अंदर जा तो रहा है लेकिन उसके थ्रू पार्स हो जा रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, परमिएबिलिटी, ठीक है। और मिट्टी के अंदर जो पानी जा रहा है दैट इज योर पोरोसिटी, ठीक। इसको इस तरीके से आप रिलेट कीजिएगा, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जांपल दिया गया इन्होंने ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज अ क्रिस्टलाइन रॉक एंड कंसिक्वेंटली नॉन पोरस। ये नॉन पोरस है, इज ऑफन परवियस। नॉन पोरस का मतलब क्या है कि इसमें पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होगा, और ये परवियस है यानी कि पानी इसके थ्रू जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। इट्स इंडिविजुअल क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब लिटिल और नो वाटर, बट द रॉक मे हैव न्यूमरस जॉइंट्स और क्रैक्स थ्रू विच द वाटर कैन पास, रेंडरिंग इट परवियस और परमिएबल। यही सही बात मैं आपको बता रहा हूं कि पानी जो है उसके थ्रू अगर निकल जा रहा है बाहर, ठीक है, उसके अंदर जॉइंट्स है, क्रैक्स है, पानी बाहर निकल जा रहा है, तो वो क्या है, परमिएबल है, ठीक है। लेकिन पोरस कब होगा, जब उसके अंदर पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि आप मिट्टी और रेत, ठीक है, सॉइल और सैंड आप कह सकते हैं, इनके एग्जांपल को समझिएगा। सैंड जो है दैट इज परमिएबल, सॉइल जो है दैट इज योर क्या है, सॉइल इज पोरस, बस, ठीक है। इसको अगर याद रखेंगे तो आपको फिर कभी भी इस कंसेप्ट में डाउट नहीं होगा और आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। हालांकि लिखा गया है कि कुछ ग्रेनाइट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से ज्यादा परवियस होते हैं। परवियस मतलब वही परमिएबल है, लेकिन ग्रेनाइट के बारे में लिखा गया है कि दे आर नॉन पोरस,
वो पोरस नहीं है, उनमें पानी इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर टेबल को लेकर कि वाटर टेबल क्या होती है। हम ग्राउंड वाटर तो समझ गए कि ग्राउंड वाटर वो पानी है जो अंडरग्राउंड है। ठीक है, ये आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे नहीं है, वो सरफेस वाटर नहीं है, वो ग्राउंड वाटर है, यानी कि वो जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड है। ठीक, अब उसी में एक टर्म आता है, एक कंसेप्ट आता है वाटर टेबल का, कि वाटर टेबल क्या है। चलिए देखते हैं। वाटर विच सीप्स थ्रू द ग्राउंड मूव्स डाउनवर्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंटिल इट रीचेज एन इम्परमिएबल लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच इट कैन नॉट पास। ठीक है, देखिए अभी हम यहां पर दो पत्थरों के बारे में हमने सीखा, पोरस और परमिएबल। परमिएबल पत्थर क्या है? परमिएबल रॉक ऐसा है जिसके थ्रू पानी नीचे को, मतलब उसके थ्रू पानी पास कर जा रहा है। ठीक, अब ग्राउंड पर मतलब सरफेस के नीचे अगर आपके परमिएबल रॉक्स होंगे तो पानी तो नीचे को जा ही रहा है। किसकी वजह से जा रहा है पानी नीचे को? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से। अब पानी नीचे को जा रहा है और जब तक उसको जगह मिलती रहेगी जाने के लिए वो नीचे को जाता जाएगा। सही बात है, पानी को जब तक जगह मिलेगी, चाहे इन दी फॉर्म ऑफ क्रैक्स मिले, चाहे कुछ भी मिले, और कितना भी छोटा क्रैक हो, पानी सबसे छोटे से छोटा क्रैक, ऐसा क्रैक जो आपको और हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई दे, पानी उसके थ्रू भी निकल जाएगा। ठीक है, पानी को कोई बड़े क्रैक की जरूरत नहीं है। तो जब तक परमिएबल रॉक होंगे, परमिएबल रॉक है, परमिएबल रॉक की लेयर है, पानी उसके थ्रू नीचे को जाता रहेगा। और रुकेगा वो कब? यानी कि एक तरीके से वो इकट्ठा होना कब शुरू होगा? जब उसको क्या मिलेगी? इम्परमिएबल लेयर ऑफ रॉक। तब वो पानी जो है इकट्ठा होने शुरू होगा, तब उसको वो रुक जाएगा, तब वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इफ देयर इज नो रेडी आउटलेट फॉर द ग्राउंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, द वाटर एक्यूमुलेट्स अबव द इम्परमिएबल लेयर एंड सैचुरेट्स द रॉक। वही बात है कि अगर उसको स्प्रिंग के फॉर्म में पानी अगर बाहर नहीं निकल रहा है, मान लीजिए इम्परमिएबल लेयर के ऊपर पानी आ गया, अब वो वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, अब वो कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, द परमिएबल रॉक इन विच द वाटर इज स्टोर्ड इज नोन एज एन एक्वीफर। जो परमिएबल रॉक था जिसके थ्रू पानी पास होके गया है, ठीक है, और इम्परमिएबल रॉक के ऊपर पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ है, तो वो परमिएबल रॉक जो होता है जिसके थ्रू पानी बहता है उसको बोला जाता है एक्वीफर। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, द सरफेस ऑफ द सैचुरेटेड एरिया इज कॉल्ड द वाटर टेबल। जो पानी जहां पर इम्परमिएबल रॉक के ऊपर इकट्ठा हो रहा है उसकी जो सरफेस है उसको बोला जाता है वाटर टेबल। ठीक, द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल वेरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू रिलीफ एंड टू द टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, कि वाटर टेबल की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो बराबर नहीं है। ठीक है, वो रिलीफ के आधार पर और वो टाइप ऑफ द रॉक्स के आधार पर क्या करती है? चेंज करती है। ठीक है, जो वाटर टेबल है इज फार बिलो द सरफेस ऑफ द हिल टॉप्स बट इज क्लोज टू द सरफेस इन वैलीज एंड फ्लैट लो लाइंग एरियाज वेयर इट मे कॉज वाटर लॉगिंग एंड स्वाम्पी कंडीशंस। ठीक, अब जैसे मान लीजिए नीचे देखिए एग्जांपल आपको यहां पर फिगर दिखाया गया है कि यहां पर ग्राउंड वाटर जो है, इसकी वाटर टेबल अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं, ये पहाड़ी है। ठीक है, ये पहाड़ी है। अब इस पहाड़ी में क्या होगा कि जो वाटर टेबल है वो थोड़ा नीचे होगी। ठीक है, क्योंकि वाटर टेबल ऐसा यहां पर मतलब इन्होंने काफी ऊपर बनाई हुई है हालांकि ये, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से है। मतलब इसकी अगर आप यहां से डेप्थ देखेंगे तो ये ज्यादा है। ठीक है, सरफेस से डेप्थ क्या है? वाटर टेबल की ज्यादा है। और जैसे जैसे हम जो है फ्लैट एरिया की तरफ को अपने बढ़ते जाएंगे तो वहां पर इसकी डेप्थ आप देख रहे हैं क्या हो रही है? कम हो रही है। यही चीज यहां पर लिखी गई है। और जो लो लाइंग एरिया है वहां पर ये पानी जो है बाहर आ जाएगा। जहां पर भी हमारा जो वाटर टेबल है वो सरफेस से मिलेगा वहीं पर स्प्रिंग बनेगा। ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग इस तरीके की ओपनिंग के थ्रू जो पानी बाहर आता है वो है। ठीक है, और वो बाहर कब आएगा उसके लिए कंडीशन क्या है कि वाटर टेबल का जो लेवल है, जो वाटर टेबल का जो लेवल है वो अगर सरफेस लेवल के बराबर हो जाएगा तो उस जगह से पानी बाहर आ जाएगा। ठीक, दैट इज स्प्रिंग। ठीक है ना, तो इस बात को आप समझ गए कि अगर जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ी एरिया है, जो हिली क्षेत्र है, वहां पर क्या होगा कि वाटर टेबल की जो डेप्थ है वो थोड़ा सा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी फ्लैट और लो लाइंग एरियाज। ठीक, द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल ऑल्सो ग्रेटली वेरीज विद द सीजन्स। ये भी ऑब्वियस सी बात है कि सीजन्स के साथ भी वो उसमें फर्क पड़ेगा, उसकी जो डेप्थ है। व्हेन प्लेंटी ऑफ रेन इज अवेलेबल टू ऑगमेंट द ग्राउंड वाटर सप्लाईज द वाटर टेबल मे राइज, बट इन ड्राई पीरियड्स नो न्यू सप्लाईज आर अवेलेबल एंड द वाटर टेबल इज लोअर्ड एज ग्राउंड वाटर इज लॉस्ट थ्रू सीपेजेस एंड स्प्रिंग्स। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। गर्मियों के दिनों में क्या है कि पानी कम आ रहा है, तो पानी कम आ रहा है तो पानी कम इकट्ठा होगा, और पानी कम इकट्ठा होगा तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, या आप जो कह सकते हैं कि वाटर टेबल की जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा। और बरसात के दिनों में क्या है कि ज्यादा पानी आ रहा है तो जो वाटर टेबल का लेवल है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक, यहां तक आप बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं स्प्रिंग्स। अब मैं आपको समझाऊंगा स्प्रिंग्स के बारे में क्या है। ठीक है, अभी तक हम ये ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, ये हम समझ गए। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग्स एंड वेल्स, क्योंकि स्प्रिंग्स एंड वेल्स जो कंसेप्ट है वो ग्राउंड वाटर से ही संबंधित है। क्योंकि ग्राउंड वाटर जब सरफेस में बाहर आएगा वो दो तरीके से आ सकता है, या तो स्प्रिंग्स के फॉर्म में और दूसरा है वेल्स। वेल्स तो आपको पता ही है।
ठीक है, वेल्स क्या होता है, दैट इज कुआं। चलिए सबसे पहले स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन द रॉक इज रिलीज्ड ऑन टू द सर्फेस एट पॉइंट्स वेयर द वाटर टेबल रीचेज द सर्फेस। यही मैंने आपको बताया कि पानी जो है वो सरफेस से बाहर कब आएगा, जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस से बाहर अपने आप तो नहीं आएगा, वो सिर्फ तब आ सकता है जब जो वाटर टेबल का जो लेवल है, ठीक है, वो सरफेस के लेवल पर पहुंच जाएगा तब, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड वाटर से पानी बाहर निकालने का एक तो ये नेचुरल तरीका है, मतलब पानी जो ग्राउंड वाटर है वो नेचुरल तरीके से बाहर आ जाएगा स्प्रिंग्स के फॉर्म में। दूसरा है कि हम उसको फिर खींच सकते हैं बाहर, मतलब पानी खींचने के लिए हम कुछ कुआं वगैरह खोद सकते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है, वो नेचुरल नहीं है। बेसिकली उसको लिए हमें थोड़ा सा मतलब कुछ इस तरीके का एस्टैब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन स्प्रिंग्स में इस तरीके के एस्टैब्लिशमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर भी वाटर टेबल जो है वो सरफेस के वाटर, मतलब वाटर के सरफेस पर अपने आप उसका लेवल आएगा तो उस जगह से पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग इज सिंपली एन आउटलेट फॉर सच वाटर। स्प्रिंग जो है वो इस तरीके के आउटलेट, इस तरीके के पानी का आउटलेट है जहां पर वाटर टेबल जो है वो सरफेस पे आ गई है, ठीक है। द वाटर में सीप ग्रेजुअली आउट ऑफ द रॉक और मे गश आउट एज अ फाउंटेन, ठीक है। पानी जो है वो फाउंटेन की तरह भी बाहर आ सकता है, अगर उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है तो वो फाउंटेन की तरह भी बाहर आ सकता है, या फिर वो साइलेंटली भी जो है पानी बाहर निकल सकता है, ठीक है। फाउंटेन की तरह से किस तरीके से बाहर आता है, हमने पिछले लेक्चर में एक जो हमने वो बात की थी येलोस्टोन नेशनल पार्क में, जब हम लोग हॉट स्प्रिंग और गीजर की बात कर रहे थे, वहां पर हमने देखा था, ठीक है, किस तरीके से पानी जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर से बाहर आता है। हालांकि वहां पर वो हीट वगैरह की वजह का रोल भी है, वो आप नहीं है, लेकिन मतलब आप फाउंटेन का कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। फाउंटेन का मतलब है कि पानी जब बहुत ज्यादा प्रेशर से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं। अगर अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा है तो वो प्रेशर से भी बाहर आ सकता है एज अ फॉर्म ऑफ फाउंटेन। अगर प्रेशर नहीं है और वाटर टेबल अगर सरफेस पे मिल जाती है तो पानी हल्के हल्के करके भी साइलेंटली भी बाहर आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। Springs are of several kinds due to the nature of the rocks and the position of the water table, ठीक है। नेचर ऑफ द रॉक्स और पोजीशन ऑफ द वाटर टेबल पर निर्भर करते हुए, डिपेंड करते हुए स्प्रिंग्स जो है वो कई टाइप का हो सकता है। द मेन टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। यहां पर कुछ 3 4 5 टाइप के आपको दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं हम क्या है। सबसे पहला है इन एरियाज ऑफ टिल्टेड स्ट्रेटा। देखिए स्ट्रेटा वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा और स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, ठीक है। स्ट्रेटम इज लेयर एंड स्ट्रेटा इज द प्लूरल ऑफ दैट इज लेयर्स, ठीक। टिल्टेड स्ट्रेटा मतलब लेयर जो है वो टिल्ट है, मतलब एक तो लेयर होती है इस तरीके की, ठीक है, एक होती है इस तरीके की टिल्टेड। टिल्टेड मतलब एट एन एंगल, तो ये बात की जा रही है टिल्टेड स्ट्रेटा की, ठीक। जहां पर परमिएबल एंड इम्परमिएबल रॉक्स ऑल्टरनेट, यानी एक लेयर इम्परमिएबल रॉक की है, दूसरी परमिएबल की है, फिर इम्परमिएबल की है, इस तरीके से, ठीक है। तो वाटर इमर्जेस एट द बेस ऑफ द परमिएबल लेयर, तो पानी जो है वो परमिएबल लेयर की बेस से बाहर आ सकता है, ठीक है। देखिए पिछले पेज में ये डायग्राम आपको यहां पर दिया गया है, इसको हम देख सकते हैं। देखिए ये है, ठीक है, परवियस रॉक है, इम्परवियस रॉक है, ये परवियस रॉक है, ये इम्परवियस रॉक है, ठीक। अब देखिए परवियस रॉक से क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, वो जा सकता है। इम्परवियस रॉक में पानी नहीं बाहर जाएगा, तो वो यहां से बाहर निकल सकता है, ठीक है, वाटर में कम आउट फ्रॉम एयर। सिमिलरली अगर पानी यहां से जा रहा है, वो परवियस रॉक के अंदर जा सकता है, लेकिन इम्परवियस रॉक से वो पास नहीं होगा तो वो फिर यहां से बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज योर सिंपल स्प्रिंग। ये स्प्रिंग आप समझ गए किस तरीके से है, ठीक है, कि अगर हमारे परवियस रॉक और इम्परवियस रॉक की लेयर इस तरीके से ऑल्टरनेट है और टिल्टेड स्ट्रेटा है, ठीक है, टिल्टेड स्ट्रेटा है, तो इसकी जो बेस है, परवियस रॉक का जो बेस है, वहां से पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इम्परवियस रॉक में पानी जा नहीं सकता, उसके पास मजबूरी है बाहर निकलने के अलावा वो और कहीं जा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसको नीचे को फ्लो तो करेगा ही, क्योंकि स्लोप है तो इसलिए पानी नीचे को ही फ्लो करेगा। इसके अंदर वो जा नहीं सकता, यहां का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, तो पानी यहीं से बाहर निकलेगा और उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए इसके बाद दूसरे टाइप का देखते हैं क्या है। दूसरे टाइप का होता है इन अ वेल जॉइंटेड रॉक्स वाटर में परकोलेट डाउनवर्ड्स अंटिल इट रीचेज अ जॉइंट विच इमर्जेस एट द सरफेस, ठीक है। द वाटर में कम टू द सरफेस थ्रू द जॉइंट, ठीक है, जहां पर देखिए जॉइंटेड है। अब देखिए यहां पर आपको दिख सकता है ये जॉइंट है, ठीक है, पानी अंदर की तरफ को आ रहा है, यहां पर रॉक्स विद जॉइंट्स और फिशर्स है, पानी अंदर की तरफ को जाता जाएगा, ठीक है। कब तक जाता रहेगा, जब तक उसको कोई इस तरीके का जॉइंट नहीं मिलेगा जहां से मतलब पानी जो है वो बाहर निकल सकता है, ठीक। अब ये वाटर टेबल इस तरीके से है और जैसे ही ये वाटर टेबल आपकी सरफेस में मिलेगी, ठीक है, ये सरफेस है, दिस इज योर सरफेस, ठीक है, ये आपका सरफेस है, और जहां पर आपकी सरफेस में वाटर टेबल आके मिलेगी वहां से पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक, सही बात है। इसके बाद तीसरा देखते हैं अगला क्या है। वेयर आर डाइक और सिल ऑफ इम्परमिएबल रॉक इज इंट्रूडेड थ्रू द परमिएबल रॉक्स इट कॉजेज द वाटर टेबल टू रीच द सरफेस एंड द वाटर इश्यूज एज अ स्प्रिंग, ठीक है। डाइक के बारे में हम लोग ने पिछले चैप्टर में ही बात की थी जहां पर हम वोल्केनिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है, वो आपको पता है इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है
कि ये वाटर टेबल है, ये हमारा परमिएबल रॉक है। ठीक, परमिएबल रॉक में हमें पता है कि पानी होगा। अब परमिएबल रॉक में ये जो डाइक है दिस इज योर इम्परमिएबल। ठीक है, ये डाइक क्या लिखा गया है, दिस इज इम्परमिएबल, क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है अगर डाइक परमिएबल होगी तो पानी इसके थ्रू चला जाएगा नीचे, फिर तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, अगर पानी इस परमिएबल रॉक से, यहां से सपोज कर लीजिए पानी अंदर की तरफ को आ रहा है, रेन वाटर है। ठीक, इसको आप यहां पर लिख लीजिए, दिस इज योर रेन वाटर। रेन वाटर अंदर की तरफ को जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये परमिएबल है। ठीक, पानी अंदर की तरफ को जाता जाएगा और जहां पर उसको इस तरीके की इम्परमिएबल रॉक मिलेगा, जैसे ये इम्परमिएबल है, अब यहां से पानी नीचे नहीं जा सकता है, दिस मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, ये पानी यहां नहीं जाएगा। ठीक, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये इम्परमिएबल है। अब जैसे यहां पर इम्परमिएबल होगा तो यहां पर क्या होगा कि वाटर टेबल का जो मतलब डेप्थ है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जहां पर ये वाटर टेबल जो है फिर से आपकी सरफेस पे मिलेगी, वहां से पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। दिस इज नोन एज अ डाइक स्प्रिंग। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें, यहां से जो पानी अंदर की तरफ को जाएगा उसमें भी यही होगा कि इस एरिया में नीचे इम्परमिएबल अगर स्ट्रेटा है, इम्परमिएबल लेयर है, तो यहां से इसका वाटर टेबल की जो डेप्थ है वो बढ़ेगी, और जहां पर वाटर टेबल जो है फिर से हमारा सरफेस पे मिलेगा, वहां से इस तरीके से पानी बाहर निकल जाएगा। बट दिस इज नॉट अ डाइक स्प्रिंग। क्यों? क्योंकि डाइक सिर्फ यहां पर है, दिस इज सिंपली अ स्प्रिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं क्या है। इन लाइमस्टोन और चॉक एस्कारपमेंट्स, एस्कारपमेंट्स का मतलब होता है एक तरीके की चट्टान सी बनी होती है जहां पर वेयर द परमिएबल रॉक लाइज बिटवीन इम्परमिएबल स्ट्रेटा। ठीक है, परमिएबल रॉक, अब देखिए यहां पर क्या है कि परमिएबल रॉक जो है वो इम्परमिएबल स्ट्रेटा के बीच में है। ठीक है, वाटर इश्यूज एट द फुट ऑफ द स्कार्प एज अ स्कार्प फुट स्प्रिंग और नियर द फुट ऑफ द डिप स्लोप एज द डिप स्लोप स्प्रिंग। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, ये आपका इम्परमिएबल रॉक है और यहां पर भी आपका इम्परमिएबल ही रॉक होगा। ठीक है, इसके बीच में क्या है, लाइमस्टोन स्कारपेंट विच इज अ परमिएबल वन। ठीक है, ये परमिएबल है। तो यहां पर क्या होगा कि पानी जब आएगा तो इसमें आपको दो तरीके की चीज समझनी है, जो इसका डायरेक्शन है ये। ठीक है, इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका स्लोप बन रहा है, दिस इज योर डिप स्लोप। ठीक, और इसके जो अपोजिट स्लोप होगा, क्योंकि अगर इस तरीके की आपकी मान लीजिए लेयर है तो इसका एक स्लोप इस तरफ को भी होगा विच विल बी मोर स्लांट, या आप कह सकते हैं कि इसके स्टीप होगा, दैट इज नोन एज स्कार्प स्लोप। ठीक, तो इस तरफ से पानी बाहर निकलेगा तो दिस इज नोन एज ए स्कार्प स्लोप या स्कार्प फुट स्प्रिंग, और इस तरफ से पानी बाहर निकलेगा तो दैट इज योर डिप स्लोप स्प्रिंग। ठीक, और ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें लाइमस्टोन एस्कारपमेंट जो है दैट इज योर परमिएबल। लाइमस्टोन एस्कारपमेंट आपका परमिएबल होगा और परमिएबल के बीच में आपका इम्परमिएबल है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये परमिएबल है, इसमें पानी अंदर की तरफ को जा सकता है, लेकिन पानी ना तो इधर की तरफ को निकल सकता है ना इधर की तरफ को निकल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ ही इम्परमिएबल रॉक्स हैं। तो क्या है पानी के पास ऑप्शन, वो फिर यहीं से बाहर निकल सकता है, और कोई ऑप्शन उसके पास है भी तो नहीं। आप इसको समझिए ना, पानी अंदर जाएगा, वाटर टेबल यहां पर बढ़ रहा है, पानी बाहर निकलेगा कैसे? क्योंकि इधर और इधर को तो पानी जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पर तो इम्परमिएबल रॉक्स है दोनों तरफ। तो पानी सिर्फ और सिर्फ इसी जगह से बाहर निकल सकता है जहां पर उसको जगह मिलेगी और जहां पर उसको ये परमिएबल और इम्परमिएबल के बीच में इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक, तो आप इसको समझ जाइए कि अगर इस तरीके का स्लोप है, मैं फिर से यहां पर बनाता हूं, अगर ये कोई स्लोप है, जो स्लोप के साइड का जो एरिया है, मतलब आप कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में है उसके जो डायरेक्शन का ही जो स्लोप है दैट इज योर डिप स्लोप। ठीक, और इसका जो अपोजिट साइड का स्लोप है इस तरीके का जो होगा दैट विल बी योर नोन एज स्कार्प फुट। ठीक है, दैट इज नोन एज स्कार्प फुट। ठीक है, तो जो इस तरफ से निकलेगा स्प्रिंग दैट विल बी अ स्कार्प फुट स्प्रिंग, और जो आपका इस तरफ से स्प्रिंग निकलेगा दैट विल बी योर डिप स्लोप स्प्रिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ के चलिएगा, बिल्कुल आराम से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आप बिल्कुल ध्यान से समझ के चलिएगा कि परमिएबल में पानी अंदर जा सकता है, इम्परमिएबल में पानी बाहर अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही परमिएबल लेयर इम्परमिएबल से मिलेगी, पानी जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये आपको समझना है, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, चलिए एक लास्ट टाइप का यहां पर और दिया गया है, लास्ट दिया गया है, उसको समझ लेते हैं क्या है। कास्ट रीजन, फिर से वही बात की जा रही है, कास्ट रीजन। कास्ट रीजन आपको पता है कैसे होते हैं, जहां पर लाइमस्टोन टोपोग्राफी होती है जनरली। ठीक है, वही बात है जो ऊपर दिया गया है, वहां पर जो लाइमस्टोन एस्कारपमेंट्स है वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, और यहां पर जो लाइमस्टोन है यानी कि जहां पर कास्ट रीजन है वहां पर भी यही है। इसमें क्या है देखिए कि रिवर्स ऑफन डिसअपियर अंडरग्राउंड। इसमें आपने देखा होगा, हम लोगों ने पहले भी बात की है हालांकि, कि लाइमस्टोन रीजन जो है या जो हमारे कास्ट रीजन है, कास्ट टोपोग्राफी है, वहां पर इस तरीके का होता है कि जो रिवर्स है वो एकदम से अंडरग्राउंड हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या है कि वो दे फ्लो थ्रू द पैसेजेस वॉर्न इन द रॉक्स बाय सॉल्यूशन एंड मे रीएमर्ज व्हेन लाइमस्टोन गिव्स प्लेस टू सम इम्परमिएबल रॉक्स। ठीक है, यानी कि वो जो सॉल्यूशन वगैरह, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में भी बात की थी कि जहां पर लाइमस्टोन होता है वहां पर सॉल्यूशन ज्यादा होता है। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो लाइमस्टोन के रीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि लाइमस्टोन मतलब एक तरीके से आप सिंपल समझ के चलिए दैट इज चूना। ठीक है, चूना पत्थर जो होता है
उसमें पानी जो है वो पानी में एकदम से घुल जाता है, सॉल्यूशन उसका बड़ी आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो उस रीजन में क्या है कि जो कास्ट रीजन है, जो लाइमस्टोन का रीजन है, यानी कि जो चूने पत्थर का रीजन है, वहां पर पानी बड़ी आसानी से अंदर चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वो वापस से कहां पर बाहर आएगा, जहां पर उसको फिर से इंपरमिएबल रॉक मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके के स्प्रिंग को बोला जाता है वॉकक्लूजियन स्प्रिंग। ठीक है, या फिर उसको रिसर्जेंस भी बोला जाता है। इसके बारे में हालांकि हम लोग जहां पर लाइमस्टोन के बारे में लैंडफॉर्म्स बात करेंगे चैप्टर 8 में, वहां पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर आप इसको देख सकते हैं, क्या है ये, इम्परवियस रॉक सरफेस स्ट्रीम। देखिए ये सरफेस स्ट्रीम है। ठीक, इसके बाद इसको जैसे ही अंदर की तरफ को जगह मिली जहां से इसको कास्ट रीजन मिला, यहां पर इम्परमिएबल रॉक है तो ये इसके अंदर नहीं जा सकता। ठीक, जैसे ही इसको यहां से जगह मिली, यहां से अंदर चला गया, ये पूरा का पूरा कास्ट रीजन है, यानी कि पूरा का पूरा यहां पर क्या है, लाइमस्टोन है। ठीक, ये नीचे गया, इसको नीचे जाके मिल गया इम्परमिएबल स्ट्रेटा। ये नीचे को जाता जाएगा जब तक इसको लाइमस्टोन मिलते जाएगा। ठीक है, अब जहां पर इसको लाइमस्टोन खत्म हो गया, यानी कि जहां पर ये इम्परमिएबल स्ट्रेटा या इम्परमिएबल लेयर आ गई, उसके बाद ये क्या करेगा, ये इसके अलॉन्ग फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक, और उसके बाद जैसे ही ये यहां पर पहुंचेगा तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा, जैसे इसको जगह मिलेगी बाहर निकलने की, ये बाहर निकल जाएगा, एंड दैट इज नोन एज वॉकक्लूजियन स्प्रिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है वॉकक्लूजियन स्प्रिंग या फिर रिसर्जेंस। ठीक है, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि नदी जो थी यहां पर अंडरग्राउंड हो गई, यानी कि इस रीजन में आपको कोई नदी दिखाई नहीं देगी, और उसके बाद फिर एकदम से इस रीजन में क्या है कि पानी फिर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। ठीक, बहुत सिंपल है समझने के लिए, ये 5 के 5 आप समझ सकते हैं कि टिल्टेड स्ट्रेटा में क्या हो रहा है, जहां पर रॉक्स में जॉइंट्स है वहां पर क्या हो रहा है, जहां पर हमारा डाइक है वहां पर किस तरीके से है, जहां पर स्कार्प फुट है या फिर जहां पर हमारा लाइमस्टोन एस्कार्पमेंट है वहां पर क्या हो रहा है, और जहां पर हमारा कास्ट रीजन है वहां पर किस तरीके से वॉकक्लूजियन स्प्रिंग्स बन रहा है। ठीक है, इसके बाद अदर टाइप्स के स्प्रिंग्स के बारे में बताया गया है कि हॉट स्प्रिंग्स हैं या जो मिनरल स्प्रिंग्स हैं, गीजर्स हैं, उनके बारे में हम चैप्टर 3 में बात कर चुके हैं। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में मैंने आपको ओल्ड फाउंटेन दिखाया था, है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं, इसके बारे में एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट दी वेल्स। वेल्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, दैट इज जो कुआं होता है वो होता है वेल्स। ठीक है, चलो, springs are the natural emergence point of groundwater, but man can make use of stored water below by sinking wells। मैंने आपको पहले ही बताया कि springs क्या है, नेचुरल इमर्जेंस है, कि जहां पर भी वाटर टेबल जो है वो सरफेस के साथ मिलेगा तो स्प्रिंग बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आदमी है, मतलब औरत भी हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, मैन मतलब ह्यूमन। ठीक है, तो मैन मतलब ह्यूमन, वो इस वाटर टेबल का जो पानी है अंदर उसका यूज खुद भी कर सकता है। कैसे कर सकता है, वेल्स खोद के, कुएं खोद के। ठीक है, कुएं खोद के पानी जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। अ होल इज बोर्ड थ्रू द अर्थ अंटिल द वाटर टेबल इज रीच्ड। ठीक है, एक बोर किया जाता है, मतलब एक छेद किया जाता है। ठीक है, और तब तक किया जाता है जब तक वाटर टेबल नहीं मिल जाता। ठीक है, और वाटर टेबल मिलने के बाद फिर क्या है कि वहां से पानी बाहर आ जाता है। अ वेल मस्ट बी संक टू द डेप्थ ऑफ द परमानेंट वाटर टेबल इफ अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर इज टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने बात करी है कि वाटर टेबल की जो डेप्थ है वो कांस्टेंट नहीं है। बरसात के दिनों में वो हो सकता है कि थोड़ा सा पानी ऊपर तक आ जाए, और गर्मियों के सीजन में क्या है कि पानी थोड़ा सा नीचे चले जाए। तो परमानेंट वाटर टेबल आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लेवल है जहां पर आपको गारंटी है कि पानी थ्रू आउट द ईयर आपको मिलेगा, यानी कि एक लेवल है, उससे नीचे अगर आप वहां तक पहुंच चुके हैं तो वहां पर आपको पानी फिर हमेशा मिलेगा, यानी कि उससे नीचे पानी का लेवल कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपने सिर्फ ऊपर ही ऊपर, मान लीजिए आप बरसात के दिनों में आपने कुआं खोदने की कोशिश करी, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि पानी ऊपर के लेवल पे ही मिल जाएगा, तो आप वहीं पर उसको रोक देंगे, उस जो आपने होल किया है, बोर किया है, वहीं पर रोक देंगे। तो बरसात के दिनों में तो ठीक है, आपको वहां पर पानी मिल गया। अब गर्मियों के सीजन में क्या होगा कि जो वाटर टेबल का लेवल है वो नीचे हो जाएगा, तो फिर उस कुएं में पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है कि अगर कभी हमें पेरिनियल वेल चाहिए, पेरिनियल मतलब जिसमें हमें साल भर पानी मिल सके, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी को या कुएं की जो हाइट है उसको नीचे तक खोदेंगे, डेप्थ को नीचे तक खोदेंगे, जहां तक परमानेंट वाटर टेबल होगा, यानी कि जहां पर हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि पानी हमें साल भर मिलेगा। यही चीज यहां पर समझाई भी गई है कि इफ अ वेल इज ओनली संक टू द वेट सीजन डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल, वाटर विल बी अनऑप्टेबल व्हेन द लेवल ड्रॉप्स इन द ड्राई सीजन। वही बात है कि अगर आप बरसात के दिनों में खोदेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन फिर गर्मियों के दिनों में आपको पानी वहां पर नहीं मिलेगा। तो व्हेन अ वेल इज बोर्ड, द वाटर यूजुअली हैज टू बी रेज्ड बाय हैंड और बाय मैकेनिकल पंपिंग। ये तो सही बात है कि कुएं में आप लोगों ने देखा भी होगा, आई डोंट नो कि आप लोगों ने खुद कितना एक्सपीरियंस किया है। अगर किसी ने किया है तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ठीक है, कि किसी ने कुआं देखा है और कुएं से पानी वगैरह को इस तरह निकाला है, यूज किया है, तो मुझे बताइएगा। ठीक, मैंने नहीं किया है, दैट इज वेरी मच ट्रू। अगर आप में से किसी ने किया है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, उसमें सीधे सीधे बात है कि पानी आपको या तो हाथ से बाल्टी वगैरह डाल के निकाला जाता है या फिर कुछ मैकेनिकल पंप वगैरह लगाया जाएगा। ठीक है,
wells are particularly important in arid areas where there is little surface water but where the underlying rocks contain ground water। ठीक है, तो इस तरीके के जो सूखे क्षेत्र हैं, जो एरिड एरियाज हैं, वहां पर वेल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर क्या है कि सरफेस वाटर काफी कम होगा लेकिन अंडरग्राउंड जो रॉक्स है उनमें पानी होगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पर रॉक्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टाइप के जो वेल है जिनको आर्टिजियन वेल बोला जाता है। ठीक है, हालांकि आप ये वाला जो मैं बता रहा था वो यहां पर देख सकते हैं। अगर वाटर टेबल ये है, ठीक है ना, वाटर टेबल ये है जिसको हम कह सकते हैं कि ये वेट सीजन की वाटर टेबल है। ठीक है, वेट सीजन की, यानी थोड़ा सा ऊपर आ गई है। तो अगर आप इतने में होल कर रहे हैं तो यहां पर आपको देखिए पानी मिलेगा नहीं, इस सरफेस पे आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक, अगर आप इतना होल करते हैं तो आपको ठीक है, आपको वेट सीजन का जो टाइम है वहां पर पानी मिल जाएगा, यही लिखा गया है ड्यूरिंग दी वेट सीजन वाटर टेबल आपको यहां पर पानी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस डेप्थ तक जाते हैं, ठीक है, तो आपको फिर हमेशा पानी मिलेगा, क्योंकि आपकी जो परमानेंट वाटर टेबल है वो ये है। परमानेंट वाटर टेबल का मतलब है कि गर्मियों में भी जो पानी का लेवल है वो इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, यही चीज यहां पर समझाई गई है। अगर आप सिर्फ इतने तक खोद देते हैं तो ठीक है, आपको बरसात में पानी मिल जाएगा, लेकिन गर्मियों के दिनों में जिस समय आपका जो वाटर टेबल है वो नीचे जाएगा, परमानेंट वाटर टेबल के लेवल तक आएगा, तब आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपको यहां तक कुआं खोदना है ताकि आपको हमेशा पानी जो है वो मिल जाए। ठीक, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस पहाड़ी पे कुआं खोदेंगे ऊपर, तो आपको कितना गहरा कुआं खोदना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको पानी मिल सकता है यहां तक, इतने हाइट का। ठीक है ना, ये देखिए इसी कलर में कर देते हैं इसको ताकि ये एक जैसा लगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे, तब आपको इतना कुआं खोदना पड़ेगा, तब जाके आपको पानी यहां पर मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिजियन वेल्स का एक कंसेप्ट दिया गया है, वो क्या है देखिए। आर्टिजियन वेल क्या होता है, विच ओइंग टू द नेचर ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज क्वाइट डिस्टिंक्टिव, थोड़ा सा अलग होता है ये। वेयर रॉक लेयर्स हैव बीन डाउनफोल्डेड इनटू अ बेसिन शेप। बेसिन शेप मतलब नीचे से इस तरीके की, देखिए ये सर्कुलर आपको शेप दिख रहा है, सेमी सर्कुलर टाइप आप कह सकते हैं, बेसिन, तो वो यहां पर बना हुआ है। इसमें क्या होगा, परमिएबल स्ट्रेटा सच एज चॉक और लाइमस्टोन में बी सैंडविच्ड बिटवीन इम्परमिएबल लेयर सच एज दी क्ले। इसमें दो लेयर जो है दैट इज इम्परमिएबल, ये आप कह सकते हैं कि इम्परवियस रॉक्स। ठीक है, ये वाली जो है, ये जो आपको दिखाई गई है इस तरीके की कलर्ड, दिस इज योर इम्परवियस। ठीक है, और ये वाली जो लेयर दिखाई गई है दिस इज ऑल्सो इम्परवियस। ठीक है, और इसके बीच में क्या है कि परवियस रॉक है, ये वाली पूरी की पूरी जो है दिस इज योर परवियस रॉक। मैं इसको कलर कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है, सो दैट आपको अलग से पहचान हो जाए। दिस इज योर परवियस, ये जो मैंने ब्लू कलर किया हुआ है दिस इज परवियस। ठीक है, और इसी को लिखा गया है, परवियस रॉक को ही हमने बात की थी, दैट इज नोन एज योर एक्विफर। ठीक है, और परवियस जो वर्ड है इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दिस इज परमिएबल ऑल्सो। ठीक है, परमिएबल या परवियस एक ही चीज है। ठीक, इम्परवियस रॉक इज ऑल्सो नोन एज इम्परमिएबल रॉक। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों की वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए किया गया है कि दो वर्ड अलग अलग यूज किए गए, अदरवाइज एक ही वर्ड भी अगर यूज किया जाता तो भी समझ में आ सकता था। ठीक है, आप फिलहाल कंसेप्ट समझ गए कि क्या हो रहा है। बेसिन बना है और बेसिन में जो बीच का रीजन है वहां पर परमिएबल या परवियस रॉक्स हैं जो कि एक्विफर है। ठीक है, जो मैंने आपको ब्लू कलर में दिखाया है, और बाकी जो ये ऊपर नीचे दो है जो आपको कलर्ड में दिख रहे हैं ये इम्परवियस रॉक है। ठीक है, अब इम्परवियस रॉक का आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि उसमें पानी अंदर नहीं जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, द परमिएबल रॉक may only come to the surface at the edges of the basin, but water flowing on them will gradually seep downwards by the force of gravity until it reaches the lowest part of the basin। ठीक है, यहां से देखिए, अब इसके ऊपर भी यहां पर पूरा का पूरा रॉक है। ठीक है, इसके थ्रू भी पानी अंदर नहीं जा रहा है। ठीक है, यहां से पानी जो है, जो रेनफॉल का पानी है वो यहां से अंदर जाएगा, सिमिलरली यहां से अंदर जाएगा, जहां पर भी इस तरीके का खुला हुआ रीजन है। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो इम्परमिएबल रॉक है, यहां से पानी जाएगा नहीं। ठीक, पानी अंदर जाएगा, पानी यहां पर इकट्ठा होता जाएगा। ठीक, क्यों होता जाएगा, जब तक पानी यहां लोअर लेवल पर पहुंचेगा तो पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, एक लेवल तक तो ठीक है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इसमें ऊपर और नीचे यानी कि दोनों तरफ बीच में क्या है, पानी है, और ऊपर नीचे दोनों तरफ से रॉक्स हैं, और वो भी इम्परवियस रॉक्स हैं, यानी कि वो पानी कहीं जाने किसी को दे नहीं रहे। द इम्परमिएबल लेयर बिलो प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम पासिंग डाउनवर्ड while the impermeable layer on top prevents any possibility of the water escaping upwards. The aquifer is thus saturated to the brim of the basin. ठीक, बिल्कुल बात समझ गए आप। पानी नीचे को भी नहीं जा सकता है क्योंकि इम्परमिएबल रॉक है, पानी ऊपर को भी नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर भी इम्परमिएबल रॉक है। तो पानी क्या होगा, इस एक्विफर में बीच में पानी जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर इज दस ट्रैप्ड इन द एक्विफर अंडर ग्रेट प्रेशर। अब पानी अगर कम है तब तो ठीक है, तब तो प्रेशर नहीं होगा। अगर मान लीजिए पानी ज्यादा है, ठीक है, पानी ज्यादा है, पानी आते जा रहा है, ना वो ऊपर की तरफ को जा सकता है ना वो नीचे की तरफ को जा सकता है,
तो पानी में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसी जगह पर हम जो वेल है वहां पर अगर हम कुआं खोदते हैं तो वहां पर क्या होगा, द प्रेशर ऑफ द वाटर डाउनवर्ड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द बेसिन इज सफिशिएंट टू फोर्स द वाटर अप द बोरहोल सो दैट इट गशेज ऑन टू द सर्फेस लाइक अ फाउंटेन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर हम यहां पर इस तरह से कुआं खोदेंगे तो पानी जो है वो फाउंटेन की तरह से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। आफ्टर अ टाइम द प्रेशर डिक्रीजेस एंड इट इज नेसेसरी टू पंप अप द वाटर। थोड़े समय के बाद वही है कि पानी कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको फिर पानी को फिर से वापस पंप करके हमें बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके के जो वेल होते हैं उन्हीं को बोला जाता है आर्टिजन वेल, ठीक। द डेप्थ ऑफ द आर्टिजन वेल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम अ फ्यू फीट टू थाउजेंड ऑफ फीट्स। द वाटर मे बी यूज्ड टू सप्लाई द नीड्स ऑफ एन एंटायर विलेज एज इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए और फॉर शीप फार्मिंग एज इन क्वींसलैंड इन अदर पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये फिगर में आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैप में दिखाया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर दिखाया गया है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन, यहाँ पर आपको इस तरीके का जो पूरा का पूरा कलर्ड में दिख रहा है, यहाँ पर आपके आर्टिजन बेसिन वगैरह है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा हमारे लिए ऐसा चाहिए मैप वगैरह जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने फिर से आपको बताया था कि बुक फॉरेन ऑथर की है तो वहां पर एग्जाम्पल्स वगैरह जनरली वहीं के देखने को मिलते हैं, ठीक है। शोज द डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो फिगर मैंने आपको दिखाया है उसमें क्या दिखाया गया है कि आर्टिजन वेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया में, बट द वाटर इज समटाइम्स अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर्पसेस एज इट मे बी हॉट और कंटेन एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट, ठीक है। कभी कभी ये पानी जो है इरिगेशन के लिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, अनसूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है कि ये काफी ज्यादा गर्म हो, क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा प्रेशर के साथ ये पानी अंदर था तो गर्म भी हो सकता है, और इसमें मिनरल सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, और सॉल्टी वाटर जो होगा उससे ना तो एग्रीकल्चर किया जा सकता है और ना ही वो इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है। आर्टिजन वेल्स आर मोस्ट वैल्यूएबल टू मैन व्हेन दे कैन बी यूज्ड इन डेजर्ट एरियाज, जैसे कि पार्ट्स ऑफ सहारा एंड इन ऑस्ट्रेलिया। द एक्विफर्स रिसीव वाटर इन एरियाज ऑफ हायर रेनफॉल बट द वाटर एक्यूमुलेट्स इन बेसिस अंडरलाइंग एरिड रीजन्स, ठीक है। All wells bored by men tend to deplete groundwater resources because the water is extracted faster than under natural condition and also much faster than it can be replenished by rainfall. तो जो भी कुएं वगैरह खोदे जाएंगे उससे ग्राउंड वाटर तो डिप्लीट होगा, ऑब्वियसली बात है। ग्राउंड वाटर से अगर हम पानी बाहर निकाल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कम होगा ही होगा, ठीक है। इन मैनी एरियाज द ग्राउंड वाटर सप्लाईज हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड और इवन एग्जॉस्टेड बाय मैन एज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि लापरवाही की वजह से, और आप कह सकते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ज्यादा उपयोग करने की वजह से जो है इस तरीके का जो ग्राउंड वाटर की सप्लाई है वो काफी जगहों में क्या हो गई है, कम हो गई है या फिर खत्म भी हो गई है। तो यही पूरा का पूरा जो ग्राउंड वाटर स्प्रिंग्स वेल्स को लेकर कंसेप्ट था। आई होप कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मैं खुद की बात करूं तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। आई होप कि आप लोगों को भी इक्वली मजा आया होगा, इससे भी ज्यादा मजा आया होगा समझते हुए चीजों को, ठीक है। तो देखते देखते ही हम लोग इस बुक के जो है 4 चैप्टर अपने कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो 5वां चैप्टर है उसको कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही आप लोगों को पता है कि ये बुक अब रेगुलर हो चुकी है, मतलब हफ्ते में 6 दिन आपको मिल रही है, तो काफ़ी जल्दी इसके जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आपको किस तरीके से लेक्चर्स लग रहे हैं, क्योंकि 4 पार्ट हो गए हैं, 12 चैप्टर की ये बुक है, मतलब जो पार्ट 1 है इसका वो 12 चैप्टर का है, जिसमें से 4 हम कर चुके हैं, मतलब 33% हमारा हो चुका है, 1/3 हो चुका है। तो आप लोग थोड़ा सा एक पार्ट मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके का लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर ही, और आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे से पहले जो ज्योग्राफी पढ़ी थी, यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, जितनी भी हमारी एनसीईआरटी थी वो आपने पढ़ी है, और उसको देखते हुए ही और उसको समझते हुए ही आप लोगों ने डिमांड की थी कि इस तरीके की जो बुक है जीसी लियोंग की, इसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो मैं वही कहूँगा कि देखते देखते 4 चैप्टर इसके हो गए हैं, 1/3 हो गया है। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपको ये कोर्स किस तरीके का लग रहा है, ठीक है। आपको मजा आ रहा है या आप चाहते हैं कि कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि ये बुक अगर आप अपने आप उठा के पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, ठीक है। क्योंकि एक तो इसकी जो प्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा प्रिंट नहीं दिखेगा, जैसे एनसीईआरटी वगैरह का प्रिंट काफ़ी अच्छा है, कलरफुल प्रिंट है। इसमें तो इस तरीके के डायग्राम्स है कि आपको इमेज भी समझ में ऐसा नहीं आएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी ब्लड सी हैं, लिखावट भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड है, ठीक है। तो आई होप कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो जो आपकी उम्मीदें थी उन पर मैं खरा उतर पा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ठीक है। ज़रूर इसको लेकर आप लोग अपनी जो राय है, जो अपने सजेशंस वगैरह हैं, जो अपना फीडबैक है, वो आप यहाँ पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने एक मैं कहूँगा कि सब चीज़ों को एक वर्ड में अगर मैं समाहित करूँ तो आप मुझे स्टार रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग की हम बात करते हैं, उन 5 में से आप मुझे अभी तक के इस कोर्स पे जो 4 चैप्टर हो गए हैं उसमें आप कितनी रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी रेटिंग आप देते हैं आई विल वेरी वेल एक्सेप्ट इट, और मुझे आप जरूर बताइएगा कि वो रेटिंग देने के पीछे आपका मकसद क्या है, ठीक है। अगर आप कम रेटिंग देते हैं तो आई विल एक्सेप्ट दैट एज वेल, लेकिन मुझे बताइएगा कि वो कम आप क्यों दे रहे हैं, सो दैट
कि मैं उसको अगले ही लेक्चर से जो है वो इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप अपनी कोई भी कंटेंट रिलेटेड क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अदरवाइज आप इसको टेलीग्राम में ओकुल जीएस डिस्कशन फोरम के नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस के साथ साथ नोट्स और क्विजेस भी जो है वो बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो वीडियो से आप लोग जो है कंसेप्ट सीख सकते हैं, नोट्स से आप लोग जो है रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के जरिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करते समय अगर आप कोई भी टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल और ट्विटर प्रोफाइल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।